हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा। और यहाँ पर हम लोगों का जो सेशन है समरी हम लोग यूनिट वाइज लेकर के आए हैं डेली बेसिस पर। और ये जो हमारा यूनिट है इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो समरी है यूनिट 7 की मैकमिलन बुक की, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले हम भाई शॉर्ट में पूरी स्टोरी समझ लेते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले हम फॉर्म करना मतलब बनाना, रिफॉर्म करना मतलब दोबारा से उसको सही करना। सही करने को हम यहाँ पर रिफॉर्म बोल रहे हैं। तो क्या हुआ था, हमारी इंडियन इकोनॉमी की नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो समय समय पर ऐसा होता है जब हम किसी संकट में, किसी आर्थिक संकट से घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उस समय जरूरत पड़ती है कि हम हमारी नीतियों को, हमारी पॉलिसीज को बदलें और उनमें कुछ परिवर्तन करें और फिर उसके आगे रिजल्ट देखें। तो जब परिवर्तन करेंगे तो उन परिवर्तन को करने से पहले हम पुराने जितने भी हमारी जो क्राइसिस, जो संकट है, उन संकट को हम ध्यान में रखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई थी और ऐसी प्रॉब्लम किस किस तरीके से हो सकती है। तो उसके अगेंस्ट हम एक प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के चलते हैं, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिफॉर्म बोलते हैं। रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य रिकवरी करने के साथ में आगे फॉस्टर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना होता है और डेवलपमेंट करना होता है। इसका मतलब हम जब रिफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले रिकवरी करेंगे जिस संकट में हम फंसे हैं, और उस संकट से निकलने के बाद रिकवरी होगी और फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट तक हमें पहुंचना है। इसे हम बोलते हैं रिफॉर्म करना। तो रिफॉर्म का मतलब किसी भी तरीके से किसी भी चीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडिया में किए गए वो कैसे किए गए, उसके रिजल्टेंट क्या थे। तो रिफॉर्म की क्यों जरूरत पड़ी, कहीं ना कहीं आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो उतनी ज्यादा सही नहीं चल रही होंगी, उतनी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रही होंगी। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड टू रिफॉर्म आर इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का एम क्या होता है कि एक्सपैंड करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोसेस में। तो इसका एम क्या था, तो जब हमारी कंट्री में इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो रिफॉर्म ने एम किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स को। क्यों भैया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट्स को क्यों प्रमोट करेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है और टी टर्न अराउंड टाइम का ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि किसी काम को किसी समय अवधि में पूरा करना तो प्राइवेट सेक्टर में किया जाता है, क्योंकि उनके पास में टाइम डेडलाइंस पर काम करने का आदत होती है या उस पर बेस्ड काम करते हैं। 1990 1980 से लेकर के इंडिया ने बहुत बार यहाँ पर चेंजेस देखे हैं फिट इनटू टू कैटेगरी। तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ चेंजेस दैट फिट इनटू टू कैटेगरी, तो इंडिया में जो हम अगर बात करें 1980 से लेकर के कई नंबर पे परिवर्तन हमने देखे हैं जिसमें दो अलग अलग कैटेगरी में फिट बैठते हैं। नंबर वन अगर हम बात करें तो 1980 का रिफॉर्म जिसमें इन्फ्लुएंस करता है द रिनोड वॉशिंगटन कॉन्सेंसस डॉक्ट्राइन। या इसमें क्या हुआ था कि जो रिफॉर्म था ये स्टार्ट हुआ था अर्ली 1990 में, जिसका डोमेन्स ऑफ द इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और सब्सिक्वेंट एग्रीकल्चर वर कंसिडरेबली ब्रॉड इन स्कोप। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हमारा 1980 का जो रिफॉर्म था वो इन्फ्लुएंस किससे था, रिनोन्ड जाना माना वॉशिंगटन कॉन्सेंसस डॉक्ट्राइन से संबंधित था। और यहाँ क्या हुआ था कि जो रिफॉर्म था इसको स्टार्ट किया था हमने 1990 की शुरुआत में, 90 के दशक में शुरुआत में, और उसको अपन जानते हैं एलपीजी पॉलिसी के नाम से। और वो रिफॉर्म जो था वो करने वाले, उस रिफॉर्म को आगे लाने वाले जो पर्सन थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वेल नोन इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। मतलब पूरी दुनिया उनको जानती है, बहुत बड़े जाने माने क्या हैं ये, इकोनॉमिस्ट हैं। और पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। दोनों ने मिलकर के पॉलिसी बनाई क्योंकि बहुत सारी क्राइसिस को हम फेस कर रहे थे, जैसे कि सबसे बड़ा जो क्राइसिस था वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस। राइट, तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि 1990 के शुरुआती दौर में हमने यहाँ पर शुरू किया कि हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, कॉमर्स को, इन्वेस्टमेंट को और साथ ही साथ एग्रीकल्चर को। ये वो स्कोप थे जिनमें हमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए था, जिनकी पॉलिसीज को हमें, इन सेक्टर्स की पॉलिसीज को हमें चेंज करना था। रीजंस क्या थे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में लाना पड़ा, तो जैसे कि सबसे पहले था एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कभी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो या तो हमें पैसा मिलेगा या फिर हम पे करेंगे। इट मींस जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पेमेंट रिसीट होगा, और जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको पेमेंट्स करनी पड़ेगी। यही होता है भाई, आप जब खरीदोगे तो पे करोगे और बेचोगे तो पैसा मिलेगा। अब क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट होता है ये ज्यादा होना चाहिए और इंपोर्ट आपके कम होना चाहिए। मतलब मेरे पास पैसा ज्यादा आएगा और मैं पे कम करूंगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास कुछ बच जाएगा। तो इंडिया का या किसी भी इकोनॉमिक
किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो और इंपोर्ट हो जाए हमारे कम से कम। और जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको बताया था, आपको याद होगा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट याद है आपको? मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो हमारा स्टार्ट किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? यही ना, कि इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना। तो ये तो अभी की बात हुई, बट पुराने टाइम में हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कैसे आया? तो हमारा क्या हुआ, ट्रेड बैलेंस हो गया अपोजिट, कि पैसा आ रहा है कम और देना है ज्यादा, मतलब आप कमा रहे हो कम और पे करना है आपको ज्यादा। तो ये एक बड़ा क्राइसिस यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन हमारी बन गई। उसके अलावा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब भारत सरकार के जो उपक्रम है जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलते हैं, जैसे BHEL, GAIL, HPCL, उसके बाद में SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जो भारत सरकार के जो उपक्रम है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा नहीं रहे और धीरे धीरे उनमें लॉस होने लग गया, तो इनकी पुअर परफॉर्मेंस हो गई। ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में तो अपने आप गिरावट आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब आपके पास में फंड्स नहीं होंगे, इट मींस आपने चीजों को खरीदा, इंपोर्ट किया, अब आपको पेमेंट्स करना है। अब पेमेंट करने के लिए आपके पास इंडियन करेंसी है, आप RBI के पास जाओगे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को रेगुलेट करने वाला हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। RBI ने कहा ठीक है भाई, मैं मैनेज करूंगा। RBI फॉरेक्स मार्केट में जाएगा और बोलेगा कि भाई मुझे US डॉलर चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर भी जो डोमिनेंट करेंसी थी और अभी भी है जो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में, वो है US डॉलर। अब US डॉलर चाहिए, तो US डॉलर पहले मिल रहा मान लो आपको 30 रुपए में 1 USD। अब उन्होंने कहा अच्छा, अब हमें पता चल गया इंडिया को जरूरत है US डॉलर्स की, तो उसने वहां पर क्या किया, शॉर्टेज क्रिएट कर दी कि आपको अगर 1 US डॉलर लेना है तो आपको देने पड़ेंगे 40 रुपए, जो पहले हम 30 पे कर रहे थे। इससे क्या होगा कि आपका जो फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू भी लगातार गिरती चली जाएगी, डेप्रीशिएशन। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर लार्ज गवर्नमेंट डेट्स। सरकार लगातार उधार लेती जा रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और दूसरी कंट्रीज से। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, लगातार देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। स्ट्रिंजेंट कंडीशन लेट डाउन बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। अब IMF ने कहा कि हम आपको, इंडिया को लोन तो देंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस होंगी, वो आपको मानना पड़ेंगे। अब कंडीशंस क्या होंगी? कंडीशन सीधे यही होगी कि आप क्या करोगे, आप अपनी कंट्री में हमारे बिजनेसमैन को अलाउ करोगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिबरलाइज होना पड़ेगा कि वो पॉलिसीज को आप अडॉप्ट करोगे जिस पॉलिसीज के थ्रू इंटरनेशनल लेवल से, या बोल सकते हैं किसी दूसरी कंट्री का इन्वेस्टर आपकी कंट्री में आके बिजनेस सेटअप कर सके। तो ये तो बड़ा टेंशन का काम हो गया कि भाई स्ट्रिंजेंट जो बहुत कठोर शर्तें थी वो हमें माननी पड़ेंगी, तो हमने माना भी बाद में। ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम इकोनॉमिक लैगार्ड टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अब क्या हुआ कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है ना, उस एग्रीकल्चर ने और इंडस्ट्रियल ने, क्योंकि जब रिफॉर्म हुए ना हमने, तो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना स्टार्ट किया अलॉन्ग विद द इंडस्ट्री। तो जैसे ही इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारी इंडियन इकोनॉमी का, किससे, ग्रीन रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन से। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिसके बाद हमारा प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम फूड ग्रेन्स को सप्लाई करने लगे, हमारा एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स में लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारे पास फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व RBI के पास बढ़ता चला जा रहा है। तो देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक फायदा ये हुआ, और दूसरा साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन है, इन दोनों ही चीजों ने इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, और इंडिया अब बन गया कौन सी कंट्री, द मोस्ट और द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल हो गई हमारी कंट्री। अगला चलते हैं, देखते हैं इसके बाद। 3 मेन पिलर्स हैं हमारे किसके, इकोनॉमिक रिफॉर्म के, जिसे हम जानते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो ये LPG की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बोलते हैं लॉन्च की गई, और इसे हम रिफॉर्म का पिलर मानते हैं। लिबरलाइजेशन मतलब यू हैव टू बी लिबरल, आपको इतना उदार हो जाना है कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहे तो आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सके। आपको प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या करोगे, आप प्राइवेट्स को प्रमोट करोगे, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने यहाँ पर बिजनेस करने लोगों को आने दो और आप भी जाओ, अपनी कंट्री के लोगों को भी भेजो। तो ये होता है आपका LPG की पॉलिसी, जो कि लॉन्च की गई थी, और यही 3 पिलर है हमारे इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के। Liberalization was conceived with the idea that regulation imposed on trade agreements must be relaxed in favor for trade to thrive.
अगर हम बात करें लिबरलाइजेशन की, तो एक कंसेप्ट था किस आइडिया के साथ में कि हम रेगुलेशन इंपोज करेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स पर, जिसे हमें रिलैक्स करना पड़ेगा किसके, ट्रेड के फेवर में। मतलब यहाँ पर लिबरलाइजेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रीज या फिर जो रेगुलेशंस हम लोगों ने इंपोज किए ट्रेड पर, उसे हम हटा करके क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे कि आप आराम से अपना बिजनेस यहाँ इंडिया में एस्टेब्लिश कर लो, और हमारी इंडिया की भी जो कंपनीज है वो भी आसानी से वन स्टॉप सॉल्यूशन के थ्रू सारे अप्रूवल लेकर के लाइसेंस वाइसेंस सब करके अपनी इंडस्ट्रीज को लगा सकते हो। और इसमें एक चीज और थी, जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज अपनी कंट्री में चल रही थी, अगर उनको अपनी यूनिट्स लगाना है तो अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी, ये रिलैक्सेशन दिया गया था इस लिबरलाइजेशन में। हाँ, प्राइवेटाइजेशन refers to providing the private sector more opportunities to oversee various services while limiting the role of the public sector। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर हमारी जो पब्लिक सेक्टर है उसको लिमिट देंगे, लिमिट में रखेंगे कि भाई आपको इससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, और ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हम देंगे किसको, प्राइवेट सेक्टर को। एग्जांपल बता देता हूँ, आज इंडिया में जितना भी कंस्ट्रक्शन रोडवेज का हो रहा है वो सारी प्राइवेट कंपनीज कर रही, ना कि सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी या एनएचएआई की हम बात कर लें, एनएचएआई सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजरी और मॉनिटरी बॉडी बन करके बैठा है, बाकी पूरा के पूरा रोड्स का कंस्ट्रक्शन हाईवेज का कौन कर रहा है, वो सारा कंस्ट्रक्शन करने वाली जो कंपनीज है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है। तो प्राइवेट को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर करता है कि इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी, कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को हम इंटीग्रेट कर दें किसमें, ग्लोबल इकोनॉमी। और ये सिग्निफाई करता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है विल नाउ बी मोर डिपेंडेंट, अब इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा डिपेंडेंट होगी किस पर, ग्लोबल इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा। मतलब इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी पर और ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी पर क्या हो जाएगी, डिपेंडेंसी इनकी बढ़ जाएगी। तो हम दुनिया पर, दुनिया हम पर क्या हो जाए, आधारित हो जाए या निर्भर हो जाए, ये ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में बात की गई है। आगे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो है, इसका एम था कि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को हम एफिशिएंट बनाएं, कॉम्पिटिटिव बनाएं और स्टेबल बनाएं। ये मुख्य उद्देश्य था किसका, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म जो है इन द करेंसी मार्केट जो हमें देखने को मिला, वो ट्रांजिशन है फ्रॉम द सिंगल करेंसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मतलब पहले हम क्या करते थे, सिंगल करेंसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर काम करते थे, और हमने चेंज कर लिया अपने आप को, कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ द रुपी अगेंस्ट बास्केट ऑफ करेंसीज। करेंसीज की बास्केट की अगर हम बात करें तो एसडीआर में 5 करेंसीज है, जिसको लेकर के लास्ट टू लास्ट आई थिंक सैटरडे को जो क्लास हुई थी या संडे को जो क्लास हुई थी, उसमें मैंने 5 बास्केट वाला एक क्वेश्चन लेकर के आया था, वो आप देख लेना, ठीक है। उसमें कौन कौन सी करेंसी थी कि यूएस डॉलर था, रिम्बिंबी थी, जापानीज येन था, यूरोपियन यूरो थी, उसके बाद में आपका ग्रेट ब्रिटेन पाउंड था। तो ऐसी 5 करेंसीज जो थी वो हमारी यहाँ पर बास्केट में आती। देन मार्केट डिटरमाइंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब हम आगे किस पर, मार्केट के बेसिस पर जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है उसमें हम करेंसीज के एक्सचेंज को करने लगे। पहले हम क्या करते थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पर हम काम करते थे कि भाई इस करेंसी की वैल्यू हमने इतनी डिसाइड की है, हम इतना ही मानेंगे। तो कौन मानेगा आपकी बात, तो आपको वर्ल्ड मतलब दुनिया के हिसाब से काम करना पड़ेगा या अपने हिसाब से दुनिया को काम कराओगे। हाँ, आप अपने हिसाब से दुनिया को चलाओगे, लेकिन उसके पहले आपको उतना कैपेबल होना पड़ेगा, तब हम इतने कैपेबल नहीं हुआ करते थे, राइट। चलिए, द सब्सटेंशियल इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लगातार जो हमारा इनफ्लो का मतलब है हमारी कंट्री में आना, इनफ्लो बोले तो हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का आना रिसेंट ईयर्स में रिफ्लेक्ट करता है कि कंट्री की जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसके बारे में बताता है, और एग्जीक्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिफॉर्म, और एग्जीक्यूट करता है प्रभावी रूप से किसकी, जो हमारी पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं उनको। चलिए, तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके के रिफॉर्म्स, जिसमें बेसिकली एलपीजी की बात की गई थी, 1990 में रिफॉर्म हम लोगों ने किया था, अर्ली 90s में, और दूसरा आया था बैंकिंग रिफॉर्म हमारी कंट्री में। तो दोनों ही टाइप के हमने रिफॉर्म्स को देख लिया है, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन 10 पॉइंट 12 पॉइंट को आप याद कर लेना, आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है ऑलिव बोर्ड का, इसको आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ये आप मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा एफबी पेज है, अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये मास्टर बैचेस हमारे हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, जैसे आपको लगता है कि IEIFS आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मास्टर बैच IEIFS में क्या कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं, और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 600 समथिंग होगा अभी, ठीक है, 600 to 700 अभी चल रहा होगा डिस्काउंट के साथ में। अदरवाइज ये जो है ये 1400 का कोर्स है।
तो अभी आप अगर एनरोल करेंगे तो आपको लगभग 600 to 700 में ये कोर्स मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, जाकर के oliveboard.in पर जाएंगे, कोर्स चूज करेंगे, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करने के पहले वहां पर कोड हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करके कोड लगाएंगे, आप हिमांशु यूज करेंगे कोड हिमांशु, और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 2 बैचेस और है हमारे पास में, जिसमें से एक है JIB न्यू सिलेक्शन बैच 2 और ये है न्यू सिलेक्शन बैच इंग्लिश मीडियम। दोनों ही बैचेस की क्लासेस चल रही हैं, आप डेमो लेकर के दोनों ही बैचेस में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज करेंगे कोड हिमांशु और एनरोल करेंगे अपने आप को हमारे बैचेस में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप लोगों का प्यार मुझे लाइक के फॉर्म में मिलता रहेगा, मैं देखते रहूंगा वीडियो में कि आप मुझ तक कितना प्यार पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।